हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कौन सा बैच चल रहा है, प्रारंभ बैच चल रहा है। और आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है कौन से चैप्टर का, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल का। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उससे पहले क्यों ना कोट ऑफ द डे की बात करें। कोट ऑफ द डे क्या कह रहा है बेटा? ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। बड़ा सोचिए और फेल होने से, हार मानने से, हार जाने से मत घबराइए, ठीक है। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा? आज हम पढ़ने वाले अंडरस्टैंड द सेकेंड, बिल्कुल, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं सर? हाँ, आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। एंड मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे, ऑब्वियसली बात है, चैप्टर ही वही चल रहा है। दूसरी बात हम जानेंगे कि हिस्टेरेसिस कर्व और आईएच कर्व क्या होता है। थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन अगर एक लेक्चर में कुछ पार्ट में वो हो जाता है तो कर लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती है, टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं, कुछ डिफरेंस मैं बताऊंगा, बाकी सारे तो आपको पता है ही सही, बहुत पहले से पढ़ते हुए आए। देन हम बात करेंगे एनर्जी लॉस के बारे में कि किस तरह से एनर्जी लॉस हो रहा है, किसमें, मैग्नेटिक मटेरियल्स में। एंड लास्टली वी विल कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन। स्टील आपको पता है क्या होता है, सॉफ्ट आयरन क्या होता है, आयरन का बहुत अच्छा लेवल का मटेरियल होता है, ठीक है। ये बहुत ही चुटकियों में मैग्नेटाइज और चुटकियों में ही डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, क्या है, सुपर कंडक्टर्स। बेटा कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो भी होते होंगे, मतलब तुम्हें पता है ऑब्वियसली, वो चीजें जो फटाफट करंट पास करा दे, फटाफट हीट पास करा दे, वो कंडक्टर्स कहलाती है। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या होती है, कंडक्टर्स होती हैं। ये सुपर कंडक्टर्स है। सुपर कंडक्टर्स का मतलब क्या है? कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होता है लेकिन कम, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होता है लेकिन कम। सुपर कंडक्टर वो स्टेट जहां रेजिस्टेंस ही नहीं होता, जहां रेजिस्टेंस ही नहीं होता, वहां पर क्या हो जाता है, कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो जाता है। वहां पर कोई भी कंडक्टर क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है। देखें, चलो देखो, कहाँ होते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे स्टेट में होते हैं। ध्यान से सुन, क्या तू ये जानता है कि टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा यार, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा यार, राइट। परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अरे भाई, ये क्या है, परफेक्शन है, परफेक्शन, आइडियल किसकी, कंडक्टिविटी की भी और डायमैग्नेटिज्म की भी, कंडक्टिविटी की भी और डायमैग्नेटिज्म की भी। देन अगर हम फील्ड लाइंस को बात करें तो डायमैग्नेट क्या कर रहा था, लास्ट लेक्चर की याद कर, डायमैग्नेट अपोज कर रहा था ना फील्ड लाइंस को, तो ये कंप्लीटली अपोज कर देगा। वो तो मान के चल थोड़ा सा अपोज कर रहा था, ये टोटली ना ना, बिल्कुल नहीं, छुट्टी, है ना। और अगर हम इसमें देखें काय की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। और म्यू आर का जो फॉर्मूला था क्या था, 1 प्लस काय, तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 0। तो म्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? देन अगर अपन बात करें तो सुपर कंडक्टर रिपेल्स अ मैग्नेट। ऑब्वियसली बात है, सुपर कंडक्टर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है, तो मैग्नेट से भी ये क्या होगा, रिपेल होएगा। अरे यार, एक सुपर कंडक्टर इसको रिपेल कर रहा है तो ये भी तो सुपर कंडक्टर को रिपेल कर रहा होगा, ऐसी तो होएगा। क्यों? न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग। देन मीसनर इफेक्ट, ये क्या है बेटा? मीसनर इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा। बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होती है, या बहुत ज्यादा फास्ट कोई मूविंग व्हीकल हो गया, उसकी स्पीड है, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, मीसनर इफेक्ट या फिर सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है, ये एक्सपेल कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है ना, तो चीजें इंटरलॉक नहीं रहती,
जैसे ही सुपर कंडक्टिविटी ऑन करी ये हवा में आ जाएगी। अब ये फ्लोट करना क्या हो गया, इसके लिए आसान हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, बहुत कम हो गया, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिख भी रहा है, कैन बी यूज इन मैग्नेटिकली लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस किस मटेरियल में देखेंगे, वही जो अपने तीनों है, पैरा डायाफेरम, पैरा डायाफेरम। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स, बेटा टेम्परेचर और मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं तेरे को बता दूं जो काय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। अगर हम ग्राफ बनाए तो वो कैसे बनेगा, यहाँ देख, यहाँ क्या आएगा काय, यहाँ क्या आएगा टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बोला मैं बोला हाइपरबोला, कौन सा बोला, हाइपरबोला। और ये कौन सा बोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके देन, ओके देन, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको ग्राफ के साथ साथ कुछ चीजें आपको और भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो तो यार यहाँ सुनो कि अगर हम कहें काय अगर प्रोपोर्शनल टू 1/t है तो कांस्टेंट ला सकते हो इक्वल्स टू के साथ, कि बिल्कुल क्या है कांस्टेंट, c μ0/t, जहाँ पे c क्या होता है आपका, क्यूरीज टेम्परेचर होता है या क्यूरीज कांस्टेंट होता है, एक सेकंड, c क्या होता है, क्यूरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे मैं कहता हूँ काय की वैल्यू क्या होती है जानते हैं हम, I/h, I/h, तो I/h equals to c μ0/t, c μ0/t। अगर I निकालने गया हमें तो आ जाएगा c μ0h/t, c μ0h/t। और यहाँ से μ0h की वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं, μ0h की वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं, b होती है, तो I क्या आ जाएगा, I आ जाएगा c b0/t, या फिर I proportional to b0/t। ये कुछ आपके क्या आ गए, मस्ट लर्न वाले फॉर्मूलेज आ गए जो हमें पता होने चाहिए। एक ये मान लीजिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया बनकर, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया बनकर, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलेज आए जो किसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं, काय एंड b0 एंड t के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मेरे पास डायामैग्नेटिज्म। क्या है, डायामैग्नेटिज्म। अब डायामैग्नेटिज्म के बारे में तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसमें भाई साहब जो काय और टी के बारे में हम बात करें तो काय जो होगा वो क्या होएगा, क्या होएगा, माइनस, लेकिन कांस्टेंट। काय वुड बी लेस देन 0 बट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, नेगेटिव रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, नेगेटिव रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, इसमें हम बड़ा ही अच्छे से एक डायग्राम बना सकते हैं आपका। पहले तो हम ग्राफ ही बनाएंगे ऑब्वियसली, ऐसे देन ऐसे। और इसमें अगर आप देखोगे ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है, क्यों बनता है मैं बताता हूँ। पहले वो इस तरह से बन रहा है, किस तरह से, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा बनाएंगे,
इस तरह से, और फिर वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। सर ये क्या हो रहा है? तो ध्यान से देख, अपन ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं यार? अपन ग्राफ बना रहे हैं काय और टी के बीच में, है ना? तो पहले तो वो कांस्टेंट रहा, फिर धीरे 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 गिर रहा है। कहाँ तक गिर रहा है? जो मेरे पास ये है तो इसका इस्तेमाल किया जाए ना। ये हुई ना बात। तो एक टाइम पर टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है यार? देखो काय जो है वो कम होएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखो। काय जो है कम होएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो यहाँ अगर हम देखने गए तो हमें पता चला कि काय धीरे 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 गिर रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद, कौन से टेम्परेचर के बाद? टीसी टिकट कलेक्टर नहीं है बेटा, टीसी क्यूरीज टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक किसकी तरह बिहेव करने लग गया? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग गया। और अगर मैं यहाँ पर काय का जो फॉर्मूला है वो बताऊं तुम्हें, तो काय का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा पता है? वो आएगा C अपॉन टी माइनस टी सी, C अपॉन टी माइनस टी सी, C अपॉन टी माइनस टी सी आएगा। देन अगर हम बात करें हाँ, एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर हम अच्छा सा, कि एट आफ्टर Curie's temperature Tc, after Curie's temperature Tc, ferromagnetic substance will behave as paramagnetic substance. Paramagnetic substance. ठीक है कि एक टेम्परेचर के बाद जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? क्यूरीज टेम्परेचर कहेंगे। और ये क्या होता है? क्यूरीज लो होता है। यही ही क्या होता है? क्यूरीज लो होता है। ठीक है, देन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए फटाफट उड़ाते चलते हैं। ओके देन, among which of the magnetic susceptibility does not depend on the temperature? अरे डाया की डिपेंड नहीं करती। Curie's temperature above which ferromagnetic material becomes paramagnetic। अरे क्या कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी। ferromagnetic substance become paramagnetic material, है ना? देखो जल्दबाजी क्या हुआ रहा था? बी टिक हो रहा था, लेकिन आगे बी में डाया लिख रहा है ना? फर्स्ट तो फेरो ही लग रहा है, बी और सी दोनों में ही, लेकिन जल्दबाजी में जिस तरह से आप लोग क्या करते हो, गलत OMR बबल फिल कर देते हो, उसी तरह से गलत टिक हो रहा था। लेकिन वक्त रहते समझ जाइए और जल्दबाजी से जल्दी पर आइए, जल्दी से जल्दबाजी पर मत जाइए, है ना? पेपर जल्दी करो, जल्दबाजी मत करो। आयरन वुड बिकम पैरामैग्नेटिक एट अबाउट, अरे यार देखो, जो फॉर आयरन इज ऑलमोस्ट 780 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप याद रख लीजिए, तो ये 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई बात नहीं है। Then we have a susceptibility of a substance at इतना केल्विन इज, अरे नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कौन होता है? डाया। और डाया मैग्नेटिक है तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो उतनी की उतनी रहेगी। सही बात है कि नहीं? देन मेरे पास एक क्वेश्चन है, paramagnetic substance of susceptibility इतना is placed in a magnetic field of इतना, then the intensity of magnetization in units of ampere per meter is, intensity of magnetization निकालना है।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दी ना, तो ये क्या हो जाएगा, काई इक्वल्स टू आई अपॉन एच। जानते हैं। और इसमें काई क्या है, ये रहा, काई क्या है, ये रहा। देन अगर हम बात करें, हमसे पूछा है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई पूछा है बच्चा, तो काई इंटू एच हो जाएगा। और काई की बात करूंगा तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, एच की बात करूंगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 एम्पियर पर मीटर इज योर आंसर। 12 इंटू 10 की पावर माइनस 8 एम्पियर पर मीटर इज योर आंसर। बोलो भाई सही है कि नहीं, बोलो भाई सही है कि नहीं, बोलो भाई। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी इतनी दे रखी है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इतनी दे रखी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी म्यू निकालना डाली बच्चा, म्यू निकालना है। तो म्यू कैसे निकाला जाए, तो म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, है कि नहीं। अब म्यू आर कैसे निकाला जाए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस काय, याद है 1 प्लस काय, तो बस रख दो, क्या दिक्कत है। 1 प्लस 499 1 प्लस 499 और म्यू नोट कितना दे दिया आपको, 4 पर 10 की पावर माइनस 7। तो 500 इंटू 4 कर देंगे, तो 500 इंटू 4 कर देंगे, तो ये लिख ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2000 या फिर 2 इंटू 10 की पावर 3 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो म्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई 10 की पावर माइनस का 4। बिल्कुल सही बात है, 2 पाई 10 की पावर माइनस का 4 आपके आंसर आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब विद द साइड्स इतना हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना, व्हेन अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इतना इज अप्लाइड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। तो क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि काई का फॉर्मूला क्या होता है, कि बहुत सारे होते हैं। काई का फॉर्मूला तो म्यू आर माइनस 1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे म्यू आर जैसा कुछ है नहीं, तो दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला है, आई अपॉन एच, आई अपॉन आई अरे यार आई अपॉन एच। और अगर आई अपॉन एच को अपन ध्यान से देखें, अगर आई अपॉन एच को अगर अपन ध्यान से देखें, तो आई होता है क्या है, आई होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम इनटू एच, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम इनटू एच। तो मुझे डाइपोल मोमेंट दे रखा है, देख ध्यान से देखिएगा तो ठीक है नहीं, और वॉल्यूम के लिए साइड दे रखी है, तो इसका क्यूब कर लेंगे, 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी दे रखी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी दे रखी है 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस का 3 है यार। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तो कट गया, 0 से 0 भी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 3, तो इट इज काइंड ऑफ 1/3 10 की पावर माइनस का 3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज 0.33 10 की पावर माइनस का 3 या फिर 3.33 10 की पावर माइनस का 4 आपके आंसर आना चाहिए, 4 आपके आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी। देन अगर हम आगे बात करें, हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 2 into 10 की पावर 10 into 10 की पावर 28 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर इतना इज इतना एंड इट्स ससेप्टिबिलिटी एट इतना, उसकी ससेप्टिबिलिटी उस समय कितनी होगी। अगर अपन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम है ना। तो एक बात बताओ, ये क्यों दे रखा है, इसका क्या करूँ मैं,
क्यों सर? क्योंकि मैं ये जानता हूँ ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/t होती है, तो 2 1 उल्टा चल रहा है ना, तो T1/T2 और chi2 ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा T1/T2 इंटू chi1। T1/T2, T1 पहले वाला टेम्परेचर कहाँ गया, ये रहा 350। बाद वाला टेम्परेचर कहाँ गया, ये रहा 300। chi1 पहले वाला कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये 2.8 10⁻⁻⁴, 0 से 0 कटिए, 7 से 6 कटिए, तो ये आएगा 7 इंटू 2.8 बाई 6 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें, तो थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व करने पर पता है क्या आएगा, इससे ये कट गया 1.4 टाइम्स 3 टाइम्स 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 plus 2 9, 9.8 by 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये कितना हो जाएगा, करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अरे भाई साहब इतना करना पड़ेगा, तो देखते हैं 3.2 आगे 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 हो गया 3.2 पे रुक जाऊंगा, क्योंकि 3.2 के बाद फिर वो आ जाएगा कितना 2020 से क्यों 6, तो वही छाप देता हूँ 2.67 10⁻⁻⁴ आपके आंसर आएगा। अरे भाई अभी तो बोला जल्दी भी तो करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन जल्दी भी तो करनी है, तो हम एक पे ही रुक गए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ 7 तो आएगा नहीं, 7 तो आएगा नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a paramagnetic sample shows a net magnetization of 8 ampere per meter when placed in an external magnetic field इतना, at a temperature इतना, when a same sample is placed in an external magnetic field इतना, at a temperature इतना, the magnetization will be क्या होगा। तो देखो हाँ, तो याद है एक चीज मैंने लिखवाई थी आप लोगों को कि I proportional to B/T, दिखाऊं क्या हो जाएगा, I proportional to B0/T, अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटाइजेशन ही निकालना है, तो I2/I1 क्या आ जाएगा B2/B1, मगर T उल्टा आएगा तो T2/T1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हमें I2 ही निकालना है, तो I1 को इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे और साथ में B की वैल्यू भी रख देंगे, तो अब पैरामेट्रिक सैंपल शोज इतने मैग्नेटाइजेशन, यानी कि 8 से तो मल्टीप्लाई होगा, इसे क्या होएगा व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना, यानी कि ये B2 की वैल्यू है, नहीं B1 की वैल्यू है 0.6, टेम्परेचर इतना, व्हेन अ सैंपल स्पेस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना, एट अ टेम्परेचर इतना, तो क्या होगा, बस हो गया, ये यहाँ से गया 3 बार, ये यहाँ से गया 2 बार, ये यहाँ से गया 2 बार, तो I2 क्या आ जाएगा अपने, I2 आ जाएगा 2/3, 2/3, अरे सीधा सीधा लिख रहा है 2/3 इज योर आंसर, 2/3 इज योर आंसर, ठीक है। ओके क्वेश्चन तो सेम है, डिट्टो क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है ना, बस वैल्यू चेंज कर दी है और कुछ नहीं। I2 इक्वल्स टू I1 इंटू B1 बाई B2/B1 आएगा, B2/B1 आएगा अपॉन T1/T2 आएगा, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। आगे हम बढ़ते हैं, I कितना दे दिया 6, सेकेंड वाली 0.3, टेम्परेचर 24, पहले वाला 4 और मैग्नेटिक फील्ड 0.4। अगर हम इसे काटापीटी करें तो बेटा ये 10 टाइम्स, अच्छा छोड़ो
पॉइंट से पॉइंट तो कट ही गया अपना, पॉइंट से पॉइंट तो उड़ा ही दो, ये 4 से 4 चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, आई थिंक सो 6 टाइम्स, नहीं सॉरी, ये जाएगा 8 टाइम्स और ये चला जाएगा 4 3, तो 3/4 आंसर आना चाहिए। 3/4 कितना होता है, 0.75 एम्पियर पर मीटर आपके आंसर आना चाहिए, 0.75 एम्पियर पर मीटर आपके आंसर आना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करेंगे IH कर्व के बारे में। किसके बारे में, IH कर्व के बारे में। अब IH कर्व क्या है, I आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है ना, पढ़ाने की और पढ़ने की इंटेंसिटी मैग्नेट के रिलेशन में, ठीक है। तो हम इसमें क्या बात करते हैं, IH की बात करते हैं। जो पहले आता है वो Y पे होता है, जो बाद में आता है वो X पे होता है। तो सी दिस, हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। जो पहले आता है वो Y पे होता है, जो बाद में आता है वो H पे होता है। और हम बात किसी कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक की कर रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, स्लोप क्या होता है। स्लोप बेटा याद रखना, मैं कई सारे फॉर्मूले स्लोप के यहाँ पे लिख देता हूँ। दैट इज y अपॉन x डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज dy अपॉन dx, दैट इज tan थीटा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, m से करते हैं, है ना। ये सारी ही बातें आपको पता होनी चाहिए, आपकी पूरी फिजिक्स में बस इतना ही स्लोप का काम है। तो यहाँ पर जो अगर हम स्लोप जानने गए तो बेटा यहाँ पे जो स्लोप आया वो आया I अपॉन एच, I अपॉन एच। और I अपॉन एच क्या होता है, I अपॉन एच क्या होता है, I अपॉन एच का ही होता है, I अपॉन एच का ही होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाने गया बेटा तो I इक्वल्स टू काय एच आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू काय एच आ जाएगा। तो पता चला कि यार ये वाली इक्वेशन तो किसकी है, ये वाली इक्वेशन तो थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही है। और ये किसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है आपके क्या फॉर्मेशन के लिए, ग्राफ फॉर्मेशन के लिए। देखो कैसे, अच्छा एक और चीज, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काय के, एक सेकंड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काय क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। काय क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। याद है म्यू आर की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, तो काय में +1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा, है ना। काय की वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या होती है, +1 होती है। काय की वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या होती है, +1 होती है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, बेटर रहेगा, पॉजिटिव ही लिख देते हैं, बेस्ट रहेगा। तो पॉजिटिव लिखती, और फिर हम अगर इसका ग्राफ बनाने गए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो थीटा है वो पॉजिटिव है, ये जो थीटा है वो पॉजिटिव है। क्या ये बातें समझ में आई क्या हमें, क्या ये बातें समझ में आई क्या हमें। अगर हम डाया के लिए देखें तो, अगर हम डाया के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। कैसे, I H, और जो चीजें हैं वो थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी, बिकॉज इसके लिए काय क्या होता है, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव होता है। इसके लिए काय क्या होता है, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव होता है। तो जो थीटा आएगा, जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। बोलो सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं।
अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, ध्यान से देखना, फिर अपन बात करेंगे। पहले मैं बना लेता हूँ एक अच्छा सा डायग्राम और ग्राफ। आई एच इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। इनकी भी जरूरत पड़ेगी क्या सर पे? इनकी बिल्कुल। और इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? यहां से वो ऐसे गया, देन वो ऐसे आया, ऐसे आया, देन वो ऐसे गया। अरे वाह, इस तरह से आपका ग्राफ चलेगा। पहले गया, फिर घूमकर और फिर घूमकर। तो इस तरह से एक साग की तरह कर्वी कर्वी लाइन आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ का ही नाम क्या होता है? हिस्टेरेसिस ग्राफ होता है, या हिस्टेरेसिस कर्व होता है। ठीक है कि नहीं? ये क्या है हमारा हिस्टेरेसिस कर्व है। और इसमें मैं आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, फटाफट देखिए। ये देखिए, एक ये वाला पॉइंट देखिए और एक ये वाला पॉइंट देखिए। क्या इस पॉइंट पर, क्या इस पॉइंट पर h की वैल्यू 0 हो गई क्या? h की वैल्यू 0 हो गई क्या? और अगर h की वैल्यू 0 हो गई तो क्या i की वैल्यू भी 0 हुई है क्या? आंसर इज नो सर, i की वैल्यू तो 0 नहीं है। और अगर i की वैल्यू 0 नहीं है तो याद है bm की वैल्यू भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि वो तो i पे डिपेंड कर रहा है। bm की वैल्यू भी जो है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि वो तो i पे डिपेंड कर रहा है। वहीं अगर हम इस जगह की बात करें जहां पर क्या हो गया, जहां पर i की वैल्यू क्या हो गई, 0, bm की वैल्यू क्या हो गई, 0, h क्या हो जाएगा, नेगेटिव, h क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ये बात? तो ये वाला जो पॉइंट है अपना, कौन सा वाला पॉइंट है अपना, ये वाला जो पॉइंट है अपना, इसे अपन कहेंगे R और इसे अपन कहेंगे C। R और C का क्या मतलब है? R refers for retentivity, and C refers for coercivity, C refers for coercivity। ऐसा पॉइंट जहां पर I क्या हो जाए, 0, वो क्या होगा, रिटेंटिविटी होगा। वो क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा पॉइंट जहां पर I क्या हो जाए, 0, वो क्या होगा, कोरिसिविटी होगा। वो क्या होगा, कोरिसिविटी होगा। और ऐसा पॉइंट जहां पर H क्या हो जाए, 0, वो क्या होगा, रिटेंटिविटी होगा। वो क्या होगा, रिटेंटिविटी होगा। ठीक है, सही समझे, सही समझे? अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है ना, जो फेरोमैग्नेट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड और दूसरा होता है सॉफ्ट। एक होता है हार्ड और दूसरा होता है सॉफ्ट। हार्ड क्या होता है? हार्ड वो होता है जिसमें रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी दोनों हाई हो। रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी दोनों हाई हो। इसका एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। वहीं सॉफ्ट क्या होते हैं, जिसकी रिटेंटिविटी भी कम हो, कोरिसिविटी भी कम हो। इसका एरिया क्या होएगा, बहुत कम। इसका एरिया क्या होएगा, बहुत कम। और अगर ये फेरोमैग्नेट्स हैं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो म्यू आर की तो चिंता ही छोड़ दो ना, वो तो हमेशा ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होगा। म्यू आर की तो चिंता ही छोड़ दो, तो हमेशा ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अगर मैं आपके पास आगे बढ़ूं और एक क्वेश्चन, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्योरी कह रहा है द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, बी और एच, या फिर बी की जगह हम आई भी लिख सकते हैं, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज ऑफन नॉट लीनियर, ये क्या नहीं होता, लीनियर नहीं होता जनरली, है ना, जैसे बाकी सारे थे वैसे ये लीनियर नहीं होता। रिटेंटिविटी
रिमेनेंस रिमेनेंस या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड विच रिमेन्स इन मैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर द रिमूव द करंट H0 इन सोलेनॉइड। H0 कहाँ हुआ था? H0 यहाँ हुआ था। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? रिटेंटिविटी नाम दिया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? रिटेंटिविटी नाम दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक एग्जांपल है, वो कह रहा है द हिस्टेरेसिस कर्व इज स्टडी जनरली फॉर, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, क्योंकि पैरा और डाया के लिए तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पैरा और डाया के लिए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर अपन यहाँ दिखाऊं तुम्हें, तो ये जो अपन ने बात करी ना हार्ड वाली चीजें, हार्ड चीज, हार्ड यानी कि स्टील हो गया, ठीक है, हार्ड आयरन हो गया, वो फेरोमैग्नेट्स जिनका रिटेंटिविटी और कोलिसिविटी क्या हो? हाई हो, वो परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। और वही यानी कि धीरे 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 मैग्नेटाइज होंगी, धीरे 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 ही डीमैग्नेटाइज होंगी। वहीं जो सॉफ्ट आयरन की बात करें, ये झट से मैग्नेटाइज और झट से डीमैग्नेटाइज वाली बात कौन करता है? सॉफ्ट मेटल्स करते हैं, सॉफ्ट आयरन करता है। देखो जरा परमानेंट मैग्नेट्स में क्या लिख रहा है? A substance which at room temperature retain their ferromagnetic property for a long period of time। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, भरतेरे तरीके से बन सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ वेज। वन कैन होल्ड एन आयरन रोड इन द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एंड हैमर इट रिपीटेडली। भाई क्या करा? एक आयरन रोड ली, किस डायरेक्शन में ली? नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में ली, और लगातार उस पर हैमर मार रहे, और हमारा क्या बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। An efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current. The magnetic field of the solenoid magnetize the rod। सिंपल सी बात है। एक अच्छा सा तरीका क्या है ये मतलब क्या कर रहे हो, है ना? एक अच्छा सा तरीका क्या है? एक सोलेनॉइड बनाओ, एक सोलेनॉइड बनाओ, और उसके अंदर आप एक मैग्नेटिक रॉड, कौन सी रॉड? फेरोमैग्नेटिक रॉड को रख दीजिए। कौन सी होगी? आयरन की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसमें से आप जैसे ही करंट पास कराएंगे सोलेनॉइड में से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगी, और वो उस मैग्नेटिक रॉड को, फेरोमैग्नेटिक जो रॉड है, आयरन की जो रॉड है, उसे क्या कर देगी? मैग्नेटाइज कर देगी, और क्या बना देगी? आपका फेरोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट बना देगी। ठीक है, वहीं हम अगली बात करें तो और क्या पॉइंट कह रहे हैं? द हिस्टेरेसिस कर्व अलाउ अस टू सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, जैसा कि अपन ने कहा था कि इसका R क्या होगा? ज्यादा होगा। सो द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग, ताकि मैग्नेट क्या रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। एंड हाई कोरिसिविटी टू, और उसकी कोरिसिविटी भी क्या रहे? हाई रहे। ठीक है, सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और माइनर मैकेनिकल डैमेजेस। फर्दर द मटेरियल शुड हैव अ हाई परमेबिलिटी, और उसके पास हाई परमेबिलिटी तो होगी इसलिए फेरोमैग्नेट। बात सुनो यार, कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि अगर किसी की मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, तो उसका आर क्या होगा? बहुत ऊंचा होगा, ऊपर होगा। कर्व में आर दिखाऊं? देख 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 देख, हाँ, कर्व में आर यहाँ आ रहा है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि उसकी बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आर और ऊपर हो जाएगा, आर और ऊपर हो जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि वो जो है अपना मैग्नेटाइजेशन आसानी से लूज नहीं कर रहा, आसानी से लूज नहीं कर रहा, तो C और बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव में, बट C और बड़ा हो जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट क्या है? जिसका R भी ज्यादा है और C भी ज्यादा है। R भी ज्यादा है, C भी ज्यादा है, तो उसका एरिया ज्यादा हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यार। ठीक है, कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेट्स, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं टेम्परेरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की।
टेम्परेरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, ध्यान से। टेम्परेरी का मतलब ही वही है कि जो अभी है कल नहीं, जो आज है कल नहीं, इस समय है अगले समय शायद ना हो, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस व्हिच लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ वी स्विच ऑफ द करंट इन सोलेनॉइड। अरे बात सही। वो सारे सब्सटेंस जो अपना करंट लूज कर दे, जब हम उसे कहाँ रखें, सोलेनॉइड के अंदर रखें, वो क्या होते हैं, टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। देन हम बात करें, दे हैव लो रेटेंटिविटी एंड कोरिसिविटी, उनका आर और सी क्या होगा, कम होगा, जो अपन ने बात करी। हाउएवर देयर परमिएबिलिटी इज हाई। अरे यार फेरो की बात कर रहे हैं, फेरो में म्यू आर दोनों का ही हाई होगा, ऐसा नहीं है किसी का लो होगा, हमेशा हाई होगा, चाहे हार्ड की बात करो या सॉफ्ट की बात करो। Then electromagnets are used in electric bells, loudspeakers. Giant electromagnets are used in cranes, lift machinery, and bulk quantities of iron and steel. Also used in transformer. अरे भाई साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास एक काम आया क्रेन वाला, कि एक कार है या एक ट्रैम्प है, आपको क्या करना है, इस ट्रैम्प को उठाकर यहां से यहां रखना है। तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हाँ सर ये देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है, ट्रैम्प, आपने इस पे रख दिया और चलो अब लंच करके आते हैं, कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। आप गए, लंच करके आए, फिर ये कनेक्ट हो चुका था, आपने उठा के देखा तो ट्रैम्प के साथ उठ रहा है, और फिर आपने इसको उठाकर इधर रख दिया और करंट ऑफ कर दिया। फिर आप कहे चलो सर अब डिनर करके आते हैं, कल सुबह आएंगे जब तक ये छूटेगा। तो बेटा ऐसे तो एक दिन में एक ही काम हो पाएगा ना, हमें तो यहाँ काम जल्दी चाहिए, और जल्दी चाहिए तो उसका मतलब यहाँ पे आपको परमानेंट मैग्नेट नहीं लगानी, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगानी है, कि करंट ऑन करते ही ये चिपक जाए और करंट ऑफ करते ही ये छोड़ दे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसे हम कहेंगे टेम्परेरी मैग्नेट्स। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, और उसके लिए क्या करते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन वी हैव एनर्जी लॉस। अच्छा एनर्जी लॉस क्या है, देख जितना बड़ा ग्राफ होगा, कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी में लॉस होगा, सिंपल सी बात। The repeated magnetization and demagnetization results in magnetic fatigue of the material and it results more energy loss. बार बार क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है जा रही है, एनर्जी आ रही है जा रही है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी लॉस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी का लॉस कहेंगे। एंड देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन। स्टील और सॉफ्ट आयरन में कंपैरिजन देखते हैं, तो मैं तेरे को दिखाता हूं बाय मेकिंग अ ग्राफ। एक तो ये है, और एक ये है, क्या बात है भाई साहब, क्या ग्राफ में आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, एक सेकंड रुकिए। अरे नाइस, थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इस ग्राफ में एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसका आर और किसका एरिया कम दिखेगा, तो आंसर इज येलो वाले जो पार्ट है आपका, उसका एरिया आपको कम दिख रहा होगा,
और ग्रीन वाले पार्ट का आपको एरिया ज्यादा दिख रहा होगा, तो बस बात खत्म। अगर ग्रीन वाले का एरिया ज्यादा है, ग्रीन वाले का एरिया ज्यादा है, तो ये स्टील है। ये क्या है? स्टील है। क्यों? क्योंकि यार यहां देखो आप, बहुत हमने करंट ऑफ कर दिया है, हमने करंट ऑफ कर दिया है, फिर भी ये यहां जाकर अपनी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी छोड़ेगा, और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, इतना ज्यादा मैग्नेटाइज भी नहीं है, ठीक है, पावरफुल भी नहीं है, तो ये क्या है? स्टील है। वहीं अगर आप येलो वाले को देखेंगे तो ये क्या है? सॉफ्ट आयरन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो करंट बंद करते ही ये फटाफट, करंट बंद करते ही ये फटाफट अपना क्या कर रहा है? मैग्नेटाइजेशन छोड़ दे रहा है, और जब करंट चालू था तो इसका मैग्नेटाइजेशन भी हाई था, ऊपर था। बोलो समझे कि नहीं समझे? एक बार रीड भी कर लेते हैं जो 3 लाइन लिखी है अपने। स्टील इज वन फेवर्ड चॉइस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, ऑब्वियसली बात है, हार्ड फेरोमैग्नेट, एंड इट हैज अ स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी, थोड़ी सी कम रिटेंटिविटी होती है देन सॉफ्ट आयरन, बट दिस इज आउटवेड बाय द मच स्मॉलर कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। लेकिन कोरेसिविटी किसकी कम होती है? हमारे आयरन की, सॉफ्ट आयरन की कम होती है। भैया सही है क्या? अरे भाई सही है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये किसका है? रिटेंटिविटी ऑफ स्टील, कोरेसिविटी ऑफ स्टील, और यहाँ हम लिख देते हैं ये क्या है? रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो आयरन के लिए मैं Fe लिख दूं या फिर I लिख देता हूँ, है ना? और ये क्या है? कोरेसिविटी ऑफ आयरन। इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, ठीक है? एंड दैट्स इट। हमारा ये वाला चैप्टर भी अर्थ मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर खत्म होने पर अब हमारा जो मैग्नेट वाला पोर्शन था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर में आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ते हो, एक नई तरह की चीजें। अभी तक क्या हो रहा था? करंट था, उससे आप मैग्नेट ला रहे थे, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो सारी चीजें ला रहे थे। अब करोगे उल्टा, फिर से स्विच, अब मैग्नेट से करंट लेकर आओगे, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि करंट आ रहा है बिना बैटरी के, बैटरी के बिना करंट इंड्यूस हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी कंसेप्ट पे हमारे आज भी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी कंसेप्ट पे आ रही है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में। जब तक आपके अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, अपना डाउट पूछते रहिए, फीडबैक देते रहिए, और हमारे को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।